हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स जो सेमेस्टर थर्ड है, इसका जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, इस हिस्ट्री के जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे। एंड ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है मीडिया इन हिस्ट्री, इतिहास में मीडिया, ये आपकी हिस्ट्री का नाम हो जाता है। एंड देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके BA प्रोग्राम एंड BA ऑनर्स दोनों का ही सब्जेक्ट है सेमेस्टर थर्ड का। चाहे आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे आप BA ऑनर्स कर रहे हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, दोनों ही कोर्सेज में ये जो सब्जेक्ट है ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है, क्योंकि देखिए हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन विद आंसर जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड होते हैं और सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के एंड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए फिर हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। एंड इन सभी के जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूँगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद के निर्माण में मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है औपनिवेशिक भारत में जो राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद निर्माण है उसमें मीडिया की क्या भूमिका है। मेनली आपको मीडिया की भूमिका पर चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए देखेंगे आप किस तरह से इसे लिखेंगे। औपनिवेशिक भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे विकसित हो रही थी। क्योंकि देखिए, जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे ऊपर, यानी हम लोगों पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो हम लोगों में धीरे धीरे ही विकसित हो रही थी। उससे पहले राष्ट्रवाद जैसी भावना कुछ नहीं थी, ठीक है। इस प्रक्रिया में मीडिया यानी अखबार, पत्र पत्रिकाएं और जनसंचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरह से, यह अभी हम देखेंगे कि किस तरह से अखबार ने, पत्र पत्रिकाएं ने और जो जनसंचार के माध्यम थे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में अंग्रेज़ी सरकार ने प्रेस पर कड़ी निगरानी रखी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता में विद्रोह या स्वतंत्रता की भावना फैले। इसीलिए जो प्रेस है उसको एक तरह से निगरानी में रखा जाता था, ताकि जो भी छपे या फिर जो भी प्रिंट हो वो पहले अंग्रेज़ों को दिखाया जाता था, कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह हो जाए, इसीलिए उस पर निगरानी रखी जाती थी। लेकिन फिर भी भारतीय नेताओं ने मीडिया को अपने विचार व्यक्त करने और जनता को जागरूक करने का माध्यम बना लिया, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि माध्यम बन गई। क्योंकि देखिए, जो भारतीय विचारक थे या भारतीय जो नेता थे उन्होंने मीडिया का ही सहारा लिया था अपनी ये जो विचार हैं, अपनी जो सोच है उसे जनता तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। किस तरह से, इसमें आप पहला लिखेंगे राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार किस तरह से हुआ। इसमें आप लिखेंगे राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जैसे पत्रों ने सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना को फैलाया। यानी जो राजा राममोहन राय थे इनके द्वारा जो पत्रिकाएं और जो एक तरह से अखबार थे जो चलाए गए, इन्होंने जो राजनीतिक चेतना है उसको फैलाने का काम किया। बाद में केसरी, लोकमान्य तिलक, अमृत बाजार पत्रिका, दी हिंदू, भारत मित्र और बंगवासी जैसे अखबारों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और स्वतंत्रता के विचार को प्रसारित किया। यानी आगे चल के ये जो पत्रिकाएं हैं या ये जो समाचार पत्र हैं, इन्होंने भी एक तरह से जो स्वतंत्रता की विचारधारा थी या स्वतंत्रता की जो भावना थी उसको बढ़ाने में इन्होंने हेल्प की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनता को जोड़ने का माध्यम किस तरह से मीडिया ने भारत के विभिन्न हिस्सों और भाषाओं के ये लोगों को एक साथ साझा विचारधारा से जोड़ा। क्योंकि देखिए, जब लोग अपने विचार, अपनी जो भावना है वो व्यक्त कर पाते हैं तो एक तरह से एक जुड़ाव पैदा होता है। तो वही जो जुड़ाव है वो समाचार पत्र या फिर मीडिया ने संभव बनाया था। इससे एक राष्ट्र की भावना मजबूत हुई। समाचार पत्रों ने राजनीतिक सभाओं, आंदोलनों और बहिष्कार अभियानों की जानकारी देकर जनता को आंदोलन से जोड़ा रखा। यानी देखिए, जो एक तरह से समाचार पत्र थे उन्होंने एक राष्ट्र की जो भावना है उसको विकसित किया
और जो भी राजनीतिक जो सभाएं होती थी, आंदोलन होते थे, बहिष्कार होते थे, उन सभी की जानकारी जो है वो जनता को देते थे, जिसकी वजह से या जिसकी सहायता से जनता भी आपस में जुड़ पाती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे औपनिवेशिक दमन और सेंसरशिप। किस तरह से अंग्रेजी सरकार ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए, जैसे वेरिकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिसके तहत स्थानीय भाषा के पत्रों पर रोक लगाई गई। फिर भी भारतीय पत्रकारों ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से अपनी बात कही। यानी देखिए हम कह सकते हैं कि जो पत्र पत्रिकाएं थी उन पर एक तरह से सेंसरशिप जो है वो लगाई गई, ताकि जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको रोका जा सके। लेकिन ये फिर प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं ले पाए, यानी डायरेक्ट तो नहीं ले पाए, पर अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने भाग लिया, यानी इनडायरेक्टली ये लोग पार्टिसिपेट करते रहे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से। किस तरह से हालांकि मीडिया ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया, लेकिन इसकी पहुंच शुरू में शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थी। ग्रामीण या अशिक्षित जनता तक राष्ट्रवादी संदेश पहुंचने में समय लगा। इसके अलावा कुछ अखबार अंग्रेज़ों के पक्ष में भी काम करते थे। यानी देखिए ये जो एक तरह से मीडिया है वो राष्ट्रवाद को मजबूती तो दे रही थी, लेकिन इसे एक तरह से ये जो शिक्षित वर्ग था वो सिर्फ वहीं तक पहुंच पा रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए जो शिक्षित वर्ग है वही तो एक तरह से न्यूज़पेपर को रीड कर पाएगा या पढ़ पाएगा। जो ग्रामीण हैं या अशिक्षित हैं वो उनसे वंचित रहे। और कुछ ऐसे भी अखबार थे जो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, यानी अंग्रेज़ों का साथ देते थे। तो ये एक तरह से मुसीबत का काम पैदा कर रहे थे, या ये कहूँ मुसीबत कर रहे थे। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे औपनिवेशिक भारत में मीडिया ने राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद के निर्माण में एक सशक्त और प्रेरक भूमिका निभाई। उसने जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया, स्वतंत्रता के विचारों को फैलाया और भारतीय एकता की भावना को जन्म दिया, ताकि एक तरह से जो पूरे भारतीय लोग थे उनमें एक जो एकता की भावना है वो प्रकट हो सके या वो बन सके, तभी जो भारत है वो स्वतंत्र हो पाता। उस समय संसाधन सीमित थे, फिर भी मीडिया ने भारत को राष्ट्रीय के रूप में सोचने और आज़ादी की राह पर आगे बढ़ाने की दिशा दिखाई। यानी देखिए उस टाइम पे जो एक तरह से साधन थे, जो सोर्सेज थे वो बहुत कम थे, क्योंकि देखिए हर किसी के पास टीवी नहीं था या हर किसी के पास न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए एक तरह से एजुकेशन नहीं थी। बट फिर भी जो मीडिया है उसने पूरे भारत को एक राष्ट्रीय बनाने की जो सोच है, या फिर ये कहूँ जो एक तरह से आज़ादी की जो राह है और जहाँ एकजुट लाने की जो एक तरह से सोच थी उसको संभव बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 का विद्रोह और प्रेस अधिनियम पर चर्चा करें। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था और जो प्रेस अधिनियम था इस पर आपको चर्चा करनी है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्योंकि देखिए अगर इस टाइम पे हमारा पूरा भारत एक साथ होकर विद्रोह करता या एक साथ होकर लड़ाई लड़ता तो हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो जाते, इसीलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई और जल्द ही यह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। यानी इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो मेरठ से होती है और ये जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है। सैनिकों, किसानों, जमींदारों और आम जनता ने अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर बगावत की। यानी देखिए ये जो आंदोलन हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था, इसमें सैनिक भी थे, किसान भी थे, जमींदार भी थे और जो आम जनता थी वो भी शामिल थी। इस विद्रोह में मीडिया और प्रेस की भूमिका बहुत सीमित लेकिन प्रभावशाली थी। यानी सीमित तो थी लेकिन प्रभावशाली भी बहुत थी। उस समय कई भारतीय समाचार पत्र जैसे समाचार सुधार, वर्धन, हिंदू पैट्रियट, अगदूद आदि अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना करते थे। यानी ये सारे जो समाचार पत्र थे वो एक तरह से जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी जो नीतियां थी उनका विरोध करते थे। उनका एक तरह से उनकी नीतियों का जो आंदोलन है या उनकी नीतियों के खिलाफ जो आवाज़ है वो उठाते थे। वह भारतीय जनता के दुख दर्द पर नीति, धार्मिक मामलों में दखल और सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय पर लेख लिखते थे। यानी जो भी है भारतीयों के साथ दुख दर्द हो रहे थे, नीतियाँ बन रही थी और जो धार्मिक असमानताएं थी या सैनिकों के साथ जो अन्याय हो रहा था उन सभी के बारे में ये लोग लिखते।
प्रेस ने लोगों में असंतोष और देशभक्ति की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि देखिए जब प्रेस ने ये सारी चीज़ें लिखना शुरू किया तो लोगों में एक तरह से जो असंतोष है, जो देशभक्ति वाली भावना है वो आने लगी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ सरकार ने यह महसूस किया कि प्रेस जनता को संगठित करने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। इसीलिए उन्होंने प्रेस पर कड़े नियंत्रण लगाने शुरू कर दिए ताकि प्रेस कभी भी एक तरह से मजबूत ना हो सके और ना ही लोगों को संगठित कर सके। इसी उद्देश्य से 1857 के बाद कई प्रेस अधिनियम लागू किए गए ताकि जो प्रेस है उसको एक तरह से रोका जा सके या फिर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबसे पहले 1857 के तुरंत बाद 1858 1849 में प्रेस पर निगरानी के आदेश जारी किए गए ताकि कोई भी अखबार सरकारी विरोधी सामग्री ना छाप सके। यानी इन दोनों सालों में क्या किया गया, ऐसे नियम कानून बनाए गए कि कोई भी सरकार के विरुद्ध कुछ भी ना छाप सके। बाद में 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट देशी भाषा प्रेस अधिनियम पास किया जिसके उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को दबाना था, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि यह पत्र जनता को विद्रोही भावना फैला सकते हैं। इसीलिए इन्होंने जो एक तरह से जो स्थानीय भाषाएं थी उनमें भी जो समाचार पत्र थे उनको रोक दिया। इन कानूनों के तहत सरकार को किसी भी अखबार को बिना कारण बताए बंद करने का अधिकार मिल गया ताकि वो किसी भी अखबार को जहां उन्हें लगे कि हाँ ये विद्रोह कर रहा है उसे वहीं दबा सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस प्रकार 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस पर नियंत्रण बढ़ गया और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी सीमित हो गई। लेकिन इसके बावजूद भारतीय पत्रकारों ने राष्ट्रीय चेतना को बनाए रखा और प्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण हथियार बना दिया। यानी ये सारे कारण जो हैं वो एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन को एक महत्वपूर्ण जो हथियार है वो प्रदान कर रहे थे ताकि जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो बढ़ सके और जो एक तरह से स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो सके। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि इसने भारतीय प्रेस को भी जागरूक किया। क्योंकि देखिए ये जो है ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें सारे ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ तक कि जो हमारी प्रेस है उसने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, प्रेस ने जनता की आवाज़ बनकर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को उजागर किया और प्रेस अधिनियम के बावजूद स्वतंत्रता के विचारों को आगे बढ़ाया। यानी देखिए प्रेस एक तरह से जो जनता की आवाज़ है वो बन चुकी थी और जनता की आवाज़ बनकर अपनी जो चीज़ें थी वो प्रकट कर रही थी, अपनी जो चीज़ें हैं अपनी जो मांग है वो सबके सामने रख रही थी। और जो प्रेस अधिनियम थे उनके बावजूद स्वतंत्रता के जो विचार थे उन्हें आगे बढ़ाया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा के योगदान पर निबंध लिखिए। किस तरह से आप इसमें बाल गंगाधर तिलक और केसरी और मराठा के जो योगदान है उसके ऊपर आपको बताना है, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। किस तरह से लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में बाल गंगाधर तिलक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस तरह से महत्वपूर्ण है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। यह केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक ऐसे पत्रकार भी थे जिन्होंने अपने लेखों के माध्यम से जनता को देशभक्ति और राष्ट्र की भावना को जगाया। यानी देखिए ये सिर्फ एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि एक ऐसे पत्रकार भी थे जिन्होंने अपनी लेखन कला से यानी लिखने की कला से जो देशभक्ति है और राष्ट्रीयता है या ये कहूँ राष्ट्रीय भाव है उसको जगाया था जनता में। ठीक है, तिलक का मानना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी देखिए ये जो नारा है ये तिलक ने कहा है। यानी जो हमारे
बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने ये कहा था कि स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। ठीक है, ये इनका नारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे तिलक ने 2 प्रमुख अखबारों की स्थापना की। पहले कौन सी अखबार था? तो पहला था हमारा केसरी, ये जो है ये मराठी में था, और दूसरा था हमारा मराठा, जो कि अंग्रेजी में लिखा गया था। दोनों पत्रों का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? जनता को अंग्रेजों की नीतियों के प्रति जागरूक करना, भारतीय संस्कृति और परंपरा का गौरव बढ़ाना और युवाओं में राष्ट्रीय प्रेम की भावना पैदा करना, ताकि जो युवा हैं वो राष्ट्रीय प्रेम की ओर बढ़े, ना कि अंग्रेजी संस्कृति की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे केसरी। केसरी अखबार सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यह मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। यानी जो केसरी अखबार है वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये जो है ये मराठी भाषा में था, और मराठी भाषा जो है वो आम लोगों की भाषा थी, इसीलिए डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ था। तिलक ने इसमें अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों को आलोचना की और जनता को एकजुट होने का संदेश दिया। यानी तिलक जो हैं वो इस अखबार के माध्यम से जो अंग्रेज़ों की जो न्यायपूर्ण नीतियाँ थीं या फिर जो इनका अत्याचार था उसको प्रकट करते थे, ताकि जो जनता है वो एकजुट हो सके। श्री ने किसानों की समस्याओं, करों की अन्यायपूर्ण व्यवस्था और शिक्षा की दयनीय स्थिति पर भी लेख लिखा। यानी केसरी जो है इसमें क्या लिखा गया, जो किसानों की समस्याएं थी और करों की समस्याएं थी, करों जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, करों की, शिक्षा में जो एक तरह से दयनीय स्थिति थी शिक्षा की, उस सभी के बारे में लिखा। इसके लेख इतने प्रभावशाली होते थे कि लोग इसे स्वतंत्रता की आवाज़ मानने लगे, यानी स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए एक तरह से मजबूर हो गए इनके लेखों को पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वही मराठा अखबार शैक्षिक वर्ग और अंग्रेजी पढ़े भारतीयों तक पहुंचने का माध्यम था। यानी ऐसे वर्ग जो अंग्रेजी बोल सकते थे और जो शैक्षिक थे यानी पढ़े लिखे थे, उनके लिए मराठी जो अखबार है वो चलाया गया। इसमें तिलक ने राजनीतिक सुधार, स्वराज की आवश्यकता, भारत की गौरवशालिता, परंपराओं पर लेख लिखा। यानी मराठी अखबार में क्या लिखा जाता था, जो राजनीतिक सुधार हैं और जो स्वराज की आवश्यकता है कि क्यों हमें स्वराज चाहिए, या ये कहूँ क्यों स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस बारे में बात होती थी। भारत की जो गौरवशालिता है उस पर या परंपराओं पर लेख लिखे जाते थे। इन लेखों ने भारतीय समाज में बुद्धिजीवी वर्ग में राजनीतिक चेतना पैदा कर दी, क्योंकि देखिए पहले क्या था, ये सोचते थे कि भैया अंग्रेज़ भी तो हमारे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, बट इस अखबार ने या फिर इन सारे विचारों ने जो बुद्धिजीवी थे और जो लोग थे उनके जो विचार थे उन्हें परिवर्तित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार को तिलक के इन अखबारों से बहुत खतरा महसूस हुआ। कई बार केसरी मराठा के लेखों के कारण तिलक को जेल भी जाना पड़ा। यानी देखिए अब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया कि उन्हें इन अखबारों से एक तरह से खतरा महसूस होने लगा, तो उन्होंने क्या किया कि जो एक तरह से जो तिलक हैं उन्हें जेल भी भेज दिया, ताकि ये जो अखबार हैं इन्हें रोका जा सके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लेख के ज़रिए राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया। यानी देखिए इन्होंने ये जेल भी गए थे, बट इन्हें फिर भी हार नहीं मानी और जो राष्ट्रवाद की भावना है और एक तरह से जो ये कार्य कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखा, उसको लगातार वो करते रहे और एक आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे तिलक के केसरी और मराठा ने भारत में राष्ट्रीय जागृत की लहर फैलाई। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो तिलक द्वारा अखबार चलाए गए थे केसरी और मराठा, इन्होंने राष्ट्रीय जो जागृत है या राष्ट्रीय जो चेतना है उसकी एक तरह से लहर चला दी थी। उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाया कि यदि हम संगठित होकर संघर्ष करें तो स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होगी। उनके इन पत्रों ने भारतीय पत्रकारिता को स्वतंत्र आंदोलन का एक शक्तिशाली हथियार बना दिया। यानी देखिए इन्होंने ये एहसास दिलाया सभी लोगों को, ये एक तरह से विश्वास दिलाया कि सभी लोग अगर मिलकर संघर्ष करेंगे तो हमें स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होगी। अगर अकेला कोई इंसान करेगा तो हमें स्वतंत्रता कभी प्राप्त नहीं होगी। अगर हम स्वतंत्रता चाहते हैं या स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मिलकर एक तरह से संघर्ष करना होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक भारत में
रेडियो प्रसारण पर व्याख्या कीजिए। यानी औपनिवेशिक जो भारत था उसमें जो रेडियो प्रसारण यानी रेडियो का जो आवाजाही थी या रेडियो था उसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है। रेडियो में जो शो आते थे या ये कहूँ रेडियो पर जो एक तरह से बातचीत होती है, प्रसारण होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को दर्शकों तक पहुँचाया जाता है, उसके ऊपर आपको बताना है औपनिवेशिक भारत में यानी औपनिवेशिक काल में किस तरह से रेडियो का प्रसारण होता था। ठीक है, इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, औपनिवेशिक भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास बहुत रोचक है। भारत में रेडियो की शुरुआत अंग्रेजी शासन के समय हुई थी। यानी अगर हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो रेडियो की जो शुरुआत है वो अंग्रेजी शासन के दौरान हो गई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य जनता को मनोरंजन और सरकारी सूचना देना था। यानी स्टार्टिंग में जो इसका उद्देश्य था वो मनोरंजन के लिए या फिर सरकारी सूचना के लिए था, लेकिन धीरे धीरे ये संचार और जन जागरण का सशक्त माध्यम बन गया और धीरे धीरे ये संचार का और जो जन जागरण है यानी जनता को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम बन गया। देखिए ज़्यादातर चीज़ें जो हैं या जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको कहूँ टेलीविज़न जो है, इन सभी का जो एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी वो मनोरंजन के रूप में ही हुई थी कि मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता था। ऐसे ही रेडियो है जिसका यूज़ जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता था बस। लेकिन वो धीरे धीरे जो जनसंचार है और जो जन जागरण है, जनता को जागरूक करना, एकजुट करना, इनके लिए किया जाने लगा। भारत में पहली ही बार रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ जब बम्बई में रेडियो क्लब ऑफ इंडिया ने प्रयोगात्मक प्रसारण शुरू किया। यानी सबसे पहले जो एक तरह से रेडियो है वो बम्बई में हुआ था, जो एक तरह से प्रयोगात्मक प्रसारण हुआ था। इसके बाद 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना हुई, जिसने बम्बई और कलकत्ता से नियमित प्रसारण आरंभ किया। यानी देखिए बाद में आगे चलकर क्या हुआ, यानी कब 1927 में क्या हुआ, 1927 में एक जो कंपनी है उसकी स्थापना की गई जिसका नाम है IBC। इसने क्या किया, मुंबई में और कलकत्ता में एक स्थायी एक तरह से कंपनी लगा दी या ये कहें एक स्थायी जगह बना दी जहाँ से प्रसारण शुरू हो गया। हालांकि यह निजी कंपनी आर्थिक कारणों से ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसे चलाने के लिए आर्थिक चीज़ें होनी चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए तभी वो चीज़ टिक पाती है। बट आर्थिक कारणों की वजह से ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई थी। ठीक है, बाद में 1930 में ब्रिटिश सरकार रेडियो को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS। फिर 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखा गया, जो आज तक भारत का प्रमुख रेडियो नेटवर्क है। यानी देखिए पहले इसका नाम रखा गया ISBS, बाद में इसको 1936 में बदलकर AIR रख दिया गया, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा प्रमुख नेटवर्क माना जाता है। औपनिवेशिक काल में रेडियो का उपयोग मुख्यतः सरकारी प्रचार के लिए किया जाता था, यानी सरकार की जो सूचना है वो पहुंचाने के लिए किया जाता था। अंग्रेज़ी सरकार रेडियो के माध्यम से अपनी नीतियों और निर्णयों की जानकारी जनता तक पहुंचाती थी। भारतीय नेताओं और आम जनता को रेडियो पर बोलने की अनुमति बहुत कम दी जाती थी। यानी भारत के लोगों को रेडियो पर बोलने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे पूरा देश सुनता था, इसीलिए भारतीय नेता या फिर भारतीय जो लोग थे उन्हें रेडियो पर बोलने की अनुमति नहीं थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय कई स्वतंत्र सेनानियों ने रेडियो को देशभक्ति संदेश के प्रसार के माध्यम के रूप में देखा। नेता सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में रहकर आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वह भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जगाते थे। यानी देखिए इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने क्या किया, जर्मनी में रहकर एक आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की या शुरुआत की, जिसकी वजह से ये भारतीयों में एक तरह से स्वतंत्रता की जो भावना है उसको प्रकट करने या ये कहूँ उसको मजबूत करने में इन्होंने योगदान दिया। रेडियो ने धीरे धीरे भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को फैलाने में भी योगदान दिया। समाचार, संगीत, नाटक और शैक्षिक कार्यक्रमों ने जनता को एकजुट किया और आधुनिक संचार माध्यमों की नींव रखी। यानी जो आधुनिक संचार माध्यम है उनकी नींव रखने का कार्य किया। ठीक है, रेडियो ने। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे औपनिवेशिक भारत में रेडियो भले ही अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में था, परंतु इसने भारतीय समाज को संवाद, शिक्षा और
और राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की बेशक ये नियंत्रण में था, लेकिन फिर भी जो एक तरह से भारतीय उन्हें समाज, शिक्षा और राष्ट्रवाद की जो भावना है, विचार हैं, उनको एक तरह से जोड़ने में, उत्पन्न करने में मदद की थी। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में यही रेडियो जनता की आवाज़ और विकास का प्रतीक बन गया, क्योंकि आगे चलकर रेडियो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जनता की स्वतंत्रता में और उनके विकास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी.वी. केसकर ने फिल्म संगीत पर प्रतिबंध क्यों लगाया और इसका क्या प्रभाव पड़ा? यानी जो बी.वी. केसकर हैं, इन्होंने फिल्म जो संगीत होता है उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, ये आपको बताना है, और इसका क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप लिखेंगे। इसके आंसर में आप लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में रेडियो का बहुत प्रभाव था। उस समय ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR जो है को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। बी.वी. केसकर 1952 से 1962 तक भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। यानी जो बी.वी. केसकर हैं वो 1952 से 1962 तक जो सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति, शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई। इन्हीं में से एक नीति थी रेडियो पर फिल्म संगीत पर प्रतिबंध लगाना। यानी जो इन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने भारतीय संस्कृति, साहित्य, संगीत और जो पारंपरिक मूल्य हैं उन्हें बढ़ाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारी नीतियाँ बनाई थी, जिनमें से एक ये भी नीति थी कि रेडियो पर जो फिल्म गीत है या फिल्म संगीत है उसका प्रसारण नहीं होगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे फिल्म संगीत पर प्रतिबंध लगाने के कारण, यानी क्या कारण थे जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। बी.वी. केसकर का मानना था कि उस समय की फिल्म गानों में पश्चिमी प्रभाव, नाच गाने की संस्कृति और हल्के शब्दों का प्रयोग बढ़ गया था, जिससे भारतीय संस्कृति की गरिमा कम हो रही थी। वह चाहते थे कि लोग शास्त्रीय और शुद्ध भारतीय संगीत की ओर आकर्षित हों। इसीलिए उन्होंने 1952 में ऑल इंडिया रेडियो से फिल्म संगीत का प्रसारण लगभग बंद कर दिया। यानी देखिए, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि उस टाइम पे बी.वी. केसकर के टाइम पे जो पश्चिमी प्रभाव है, यानी अंग्रेज़ों का जो प्रभाव है, नाच गाना है और जो अंग्रेज़ी की संस्कृति है, शब्द हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा गानों में, और कहीं न कहीं जो भारतीय हैं वो अपनी संस्कृति भूल रहे थे उन्हें सुन कर। इसीलिए बी.वी. केसकर ने क्या किया कि लोग जो है वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने संगीत को सुने, ना कि दूसरों के संगीत को, ना कि दूसरों की एक्टिंग को, ना कि दूसरों के नाच गाने को। इसी वजह से इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर इसे प्रतिबंधित कर दिया, यानी इस पर रोक लगा दी, ताकि लोग जो हैं वो इसकी तरफ आकर्षित ना होकर अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो एक तरह से गाने हैं, या ये कहूँ एक अपना जो संगीत है उसकी तरफ आकर्षित हो सके। केवल शास्त्रीय भक्ति और लोक संगीत को बढ़ावा दिया गया, ताकि जो भारतीय है, भारत की जो परंपरा है, जो नियम कानून है, उनको बढ़ाया जा सके। इस निर्णय का प्रभाव, यानी इस निर्णय का क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में प्रभाव भी पूछा गया है। तो पहला आप इसमें लिखेंगे जनता में असंतोष। किस तरह से? आम जनता फिल्म गीतों को बहुत पसंद करती थी। जब रेडियो पर यह गाने बंद हुए तो लोगों की रुचि रेडियो से घटने लगी। यानी अब लोगों ने रेडियो ही सुनना बंद कर दिया। जब संगीत ही नहीं आता था तो रेडियो भी एक तरह से लोगों ने सुनना बंद कर दिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेडियो की लोकप्रियता में कमी। किस तरह? फिल्म संगीत पर प्रतिबंध के कारण ऑल इंडिया रेडियो की लोकप्रियता अचानक गिर गई। लोग मनोरंजन के लिए रेडियो कम सुनने लगे। यानी जब संगीत को बंद कर दिया गया तो ऑल इंडिया रेडियो जो है उसकी जो लोकप्रियता है उसको एक तरह से वो गिर गई, वो अब कम होने लगी, और जो लोग हैं वो अब मनोरंजन के लिए रेडियो नहीं सुनते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेडियो सिलोन की लोकप्रियता। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे इस प्रतिबंध के बाद लोगों ने रेडियो सिलोन, श्रीलंका का रेडियो स्टेशन सुनना शुरू कर दिया। यानी जो रेडियो सिलोन था जो श्रीलंका का था उसे सुनना शुरू कर दिया। जो फिल्म गीत बजाता था भारत में यह बहुत प्रसिद्ध हो गया, और
बिनामा गीत माता जैसे कार्यक्रम घर घर में लोकप्रिय हुए। यानी ये जो है ये एक तरह से रेडियो का ही एक शो है जो घर घर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखिए सरकारी नीति में बदलाव किस तरह से। जब सरकार को यह महसूस हुआ कि जनता रेडियो से दूर हो रही है तो धीरे धीरे इस प्रतिबंध को कम कर दिया गया ताकि लोगों को वापस लाया जा सके। बाद में फिल्म गीत फिर से ऑल इंडिया रेडियो पर बजने लगे। यानी बाद में चलकर जो फिल्म गीत हैं वो फिर से शुरू हो गए। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे बी.वी. केसकर का उद्देश्य भारतीय संगीत को सुरक्षित करना था, लेकिन फिल्म गीतों पर प्रतिबंध से जनता में असंतोष फैल गया। यानी देखिए इनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ जो भारतीय गीत है, भारतीय संगीत है, उसको सुरक्षित करना था और पश्चिमी चीज़ों से दूर रखना था, लेकिन इससे असंतोष बढ़ गया और रेडियो की लोकप्रियता घट गई और जो रेडियो सुनने वाले लोग थे उनकी भी संख्या घट गई। इस घटना ने यह दिखाया कि रेडियो को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ साथ जनता की पसंद और भावनाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर सांस्कृतिक संरक्षण की ज़रूरत है तो जनता की जो भावना है, जो पसंद है, उसको बिल्कुल देखा नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंदा समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी। यानी जो चंदा समिति आई थी उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी ये आपको बताना है। इसमें आप लिखेंगे भारत में स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह महसूस किया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी संस्थाओं का काम जनता के हित में और ज़्यादा प्रभावी तरीके से होना चाहिए ताकि जो जनता है वो खुश रह सके। जैसे कि आपने भी इनका नाम सुना होगा आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये आज भी रेडियो पर चैनल हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो आप कभी रेडियो ऑन करना, अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। वहाँ आपको आकाशवाणी एक चैनल मिल जाएगा और एक दूरदर्शन मिल जाएगा। इन्हीं उद्देश्यों से 1964 में बी.जी. चंदा की अध्यक्षता में चंदा समिति का गठन किया गया और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया गया, बी.वी. चंदा ने एक चंदा समिति की स्थापना की थी। इस समिति का काम था भारतीय प्रसारण व्यवस्था की जांच करना और उनके सुधार के सुझाव देना। यानी जो भी भारतीय प्रसारण व्यवस्था है उसमें जो भी कमी है उसकी जांच करना और सही सुझाव देना ताकि उसमें एक तरह से अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समिति का उद्देश्य। समिति ये जो बनी थी इसका क्या उद्देश्य था, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे चंदा समिति का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण को सरकार के सीधे नियंत्रण से हटाकर एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित किया जाए ताकि यह जनता की वास्तविक आवाज़ बन सके और सरकार का कोई भी दबाव ना हो। इसीलिए सरकार से इन्हें दूर रखने का प्रयास किया गया था। चंदा समिति की प्रमुख सिफारिशें, यानी जो चंदा समिति है उसने क्या क्या सिफारिशें दी थी जो कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे प्रसारण को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। यानी जो भी प्रसारण हो रहा है, जो भी टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए ताकि उस पर सरकार कोई भी एक तरह से दबाव ना बना पाए। तो इसमें आप लिखेंगे समिति ने सुझाव दिया कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को सरकार के नियंत्रण से अलग करने एवं स्वतंत्र संस्था के अधीन किया जाए ताकि समाचार और कार्यक्रमों में निष्पक्षता बनी रह सके। यानी जो एक तरह से सरकारी नियंत्रण है उससे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को अलग कर दिया जाए। क्यों अलग कर दिया जाए, ताकि जो समाचार हैं उनमें एक तरह से कार्यक्रमों और निष्पक्षता यानी किसी का भी पक्ष ना लिया जाए, इसीलिए इन्हें सरकार के नियंत्रण से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रसारण निगम की स्थापना किस तरह से। जो प्रसारण निगम है उसकी स्थापना की बात की गई। समिति ने सुझाव दिया कि एक भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना की जाए। यानी इस समिति ने ये भी मांग की कि एक भारतीय जो प्रसारण निगम है उसकी भी स्थापना की जाए जो रेडियो और टीवी दोनों का संचालन करे। यानी रेडियो और टीवी इसी के अंतर्गत आए। यह निगम संसद को उत्तरदायी हो, ना कि सीधे सरकार को। यानी ये जो निगम होगी ये संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, ताकि सरकार इस पे कोई भी दबाव ना बना पाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनता की भागीदारी किस तरह से। समिति का मानना था कि रेडियो और टीवी कार्यक्रमों में जनता की सांस्कृतिक भाषा और
क्षेत्रीय विविधता को स्थान मिलना चाहिए। प्रसारण केवल सरकारी प्रचार का माध्यम नहीं होना चाहिए, यानी जो आम जनता है उसको भी एक तरह से भागीदार बनाना चाहिए, टीवी का भी, रेडियो का भी। ऐसा नहीं है सिर्फ सरकार के बारे में ही बताए जा रहे हैं, सरकार की चीज़ें ही हैं। भाई लोग क्या चाहते हैं या लोग क्या समझते हैं या लोगों के ऊपर क्या बीत रही है या लोग किस तरह से किसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं या क्या बदलाव चाहते हैं, इन सभी पर भी बात होनी चाहिए। ये सभी प्रश्न पूछे जाने चाहिए जनता से भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रसारण को बढ़ावा किस तरह से चंदा समिति ने शिक्षा, ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की सिफारिश की ताकि प्रसारण माध्यम जनता के विकास में योगदान दे सके। इसीलिए चंदा समिति में जो शिक्षा है, ग्राम जो विकास है, महिला सशक्तिकरण है, बच्चों के जो एक तरह से कार्यक्रम है, इन सभी को शामिल किया गया ताकि जो जनता की एक तरह से भागीदारी है या फिर ये कहूँ जो जनता का विकास है वो हो सके। अगर जनता के बारे में बात ही नहीं होगी तो जनता का विकास कैसे होगा, इसीलिए इस बारे में भी बात की गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाचारों में निष्पक्षता किस तरह से समिति ने कहा कि समाचार प्रसारण किसी राजनीतिक दबाव में नहीं होना चाहिए। मीडिया को सत्य और निष्पक्ष जानकारी देनी चाहिए, यानी कोई भी समाचार क्यों ना हो, किसी के भी बारे में क्यों ना हो, वो राजनीतिक दबाव में नहीं होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मीडिया या कोई भी सरकार के दबाव में आकर निर्णय लेगा या फिर एक तरह से जानकारी देगा तो वो निष्पक्ष नहीं होगा। इसीलिए उस वो जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए ताकि वो सत्य जानकारी दे पाए, सही जानकारी दे, कोई भी उल्टी सीधी या गलत जानकारी नहीं दे, ठीक है। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें कि इसका क्या प्रभाव रहा, तो इसके प्रभाव में आप लिखेंगे हालांकि सरकार ने समिति की सभी सिफारिश तुरंत लागू नहीं की, लेकिन आगे चलकर इन्हें सुझावों के आधार पर 1976 में प्रसार भारती जैसी स्वतंत्र संस्थाओं के निर्माण की दिशा तय की। यानी देखिए जो सरकार थी उसने एक साथ ही सारी जो सिफारिशें थी उन्हें लागू नहीं कर दिया या उन्हें मान नहीं लिया, लेकिन आगे चल के 1976 में जो प्रसार भारती है उसकी जब स्थापना हुई तो स्वतंत्रता की जो एक तरह से स्वतंत्र संस्थाएं जब बन रही थी, उनका निर्माण हो रहा था, तो उसमें इन सभी ये जो सिफारिशें थी इन सभी ने एक तरह से दिशा दी थी ताकि एक तरह से एक खाका या ये कहूँ मैप बना कर दे दिया था कि हमें ये चीज़ें तो इंक्लूड करनी ही हैं, ठीक है। चलिए आप देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे जनता समिति ने भारतीय प्रसारण को लोकतांत्रिक और जनता से जुड़ा बनाने का मार्ग दिया ताकि जो एक तरह से प्रसारण है वो जनता से जुड़ सके। इसकी सिफारिशों ने भारतीय मीडिया को सरकारी प्रचार से निकालकर लोकतंत्र और जनता की आवाज़ के रूप में विकसित करने की नींव रखी ताकि एक तरह से जो इसकी आवाज़ है या मीडिया है वो जनता की आवाज़ बन सके, ना कि सिर्फ सरकार के आगे पीछे घूमने वाली, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1947 से 1990 के बीच हिंदी सिनेमा के विकास का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी 1947 यानी जब हम आज़ाद हुए थे और हमारी आज़ादी के बाद 1990 तक जो हिंदी सिनेमा है इसका जो विकास हुआ था ये आपको बताना है। परिचय में आप किस तरह से लिखेंगे, परिचय आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्मेट राइट फॉर्मेट होता है लिखने का वो यही तरीका होता है लिखने का, तो आप ये फॉर्मेट ज़रूर याद करना। एंड 1947 एंड 1990 के बीच से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हिंदी सिनेमा के विकास के लिए तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। परिचय में आप लिखेंगे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी सिनेमा ने एक नई युग की शुरुआत की, क्योंकि देखिए 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे। आज़ादी के साथ ही फिल्मों में राष्ट्रीय भावना, सामाजिक यथार्थ और आम जनता की आकांक्षाओं को दिखाने का प्रयास शुरू हुआ। क्योंकि देखिए इससे पहले जो राष्ट्रीय भावना है, सामाजिक यथार्थ हैं और आम जनता की जो आकांक्षाएं हैं वो नहीं दिखाई जाती थी। 1947 से 1990 के बीच हिंदी सिनेमा ने कई दौर देखे, समाज सुधार के आदर्शवादी दौर से लेकर व्यावसायिक
और मनोरंजन प्रावधान सिनेमा तक है। यानी हम कह सकते हैं इस दौर में, इस टाइम में कई दौर देखने को मिले हिंदी सिनेमा के, जिसमें कभी यथार्थवाद का वर्चस्व था, कभी व्यावसायिक और कभी मनोरंजन का भी। इस अवधि को भारतीय सिनेमा की विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसी अवधि में सबसे ज़्यादा जो भारतीय सिनेमा है उसका विकास हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम इसको सही से किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक दौर, जो कि हमारा 1947 से 1960 तक है, यानी यथार्थ और आदर्शवाद का युग। यानी स्टार्टिंग में यथार्थ और आदर्शवाद का युग आया था। इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद के वर्ष में फिल्म देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिबंधित करती है, यानी देश की जो भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उनको दिखाने का कार्य करती थी। इस दौर की फिल्मों में गरीबी, असमानता, किसान जीवन, महिला स्थिति और राष्ट्रीय निर्माण जैसे विषय प्रमुख थे। क्योंकि देखिए अगर हमें सामाजिक दिखाना है तो हम समाज में जो महिलाओं की, पुरुषों की या फिर शिक्षा की स्थिति है उन सभी को दिखाएंगे। एंड आर्थिक दिखाना है तो गरीबी, असमानता, किसानों की स्थिति, इन सभी पर ध्यान डालेंगे। तो ये सारे जो मुद्दे थे ये फिल्मों के मुद्दे थे। इस समय महबूब खान, बिमल रॉय, राज कपूर, गुरुदत्त और विजय भट्ट जैसे दर्शकों ने समाजवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में बनाई। और ये सभी जो लोग हैं ये समाजवादी जो विचारधारा थी, जो समाज के ऊपर बात करती थी, उनके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई थी। अगर प्रमुख फिल्मों की बात करें, 2 बीघा ज़मीन जो कि 1953 में आई थी, मदर इंडिया जो कि 1975 में आई थी। अगर आपके पास हिंदी है तो, और वो भी सिनेमा वाली हिंदी है, तो मदर इंडिया तो उसमें भी आपसे पूछी जा सकती है। श्री 420 जो कि 1955 में आई थी, प्यासा जो कि 1957 में आई थी, आवारा जो कि 1951 में आई थी। ये सारी जो फिल्में हैं ये प्रमुख फिल्में हैं इस युग की। ठीक है, अब हम देखेंगे इन फिल्मों में आम आदमी के संघर्ष, ईमानदारी और सामाजिक न्याय का संदेश था। यानी इसमें जो आम आदमी होता है, आम जनता होती है, उसका जो संघर्ष होता है, ईमानदारी होती है और जो सामाजिक न्याय होता है उस सभी को दिखाया गया है। संगीतकार जैसे वर्मन शंकर, जय किशन और गायिका लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे ने फिल्म संगीत का नई ऊंचाई दी। यानी इन सभी लोगों ने एक तरह से जो गाने हैं, जो सॉन्ग्स हैं वो दिए थे इस युग में, जो फिल्मों को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस दौर की विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी, तो इसमें आप लिखेंगे समाज की वास्तविक और नैतिक मूल्यों पर आधारित यथार्थ सिनेमा। यानी जो भी समाज में रियलिटी में था ना, उसी को सिनेमा यानी फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता था, झूठ नहीं दिखाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 1960 से 1970 का दशक, रंगीन सिनेमा और रोमांस का दौर। यानी इस टाइम पे क्या हुआ, रंगीन सिनेमा और जो रोमांस होता है ये सारी चीज़ें आ गई। किस तरह से इस अवधि में भारत में तकनीकी प्रगति के साथ फिल्मों में रंगीन चित्र और भव्य सेटों का प्रयोग बढ़ा। समाज में उपभोक्तावाद और शहरीकरण के प्रभाव से रोमांटिक और पारिवारिक फिल्मों का चलन बढ़ गया। यानी देखिए अब इस युग में क्या हुआ, एक तरह से जो रंगीन फिल्में थी, क्योंकि इससे पहले जो फिल्में आती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, बट इस युग में जो रंगीन फिल्में हैं वो आने लगी। और अब भव्य सेट यानी बड़े बड़े जो सेट हैं जहाँ शूटिंग होती है वो बनने लगे। और उसके बाद में जो शहरीकरण है और उपभोक्तावाद है, इन सभी की वजह से जो रोमांटिक चीज़ें हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जा रहे थे, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाएंगे तो अपना कल्चर भी तो लेकर जाएंगे। तो वही है कि शहरीकरण ने जो रोमांटिक चीज़ें हैं, पारिवारिक फिल्में हैं, उन्हें बढ़ा दिया। अगर प्रमुख फिल्मों की बात करें तो मुगले आजम होगी जो कि 1960 में आई थी, जो कि बहुत प्रसिद्ध मूवी में से है। जंगली होगी जो कि 1960 में बनी थी। आनंद होगी जो कि 1970 में बनी थी। साधना होगी जो कि 1969 में बनी थी। गाइड जो कि 1965 में बनी थी। ये सारी जो मूवीज़ हैं, फिल्में हैं, ये प्रमुख फिल्मों में से हैं। ठीक है, आगे अब हम इस युग में लिखेंगे इस दौर में देव आनंद, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर जैसे कलाकारों की लोकप्रियता चलन में थी। यानी इस टाइम पे ये लोग जो थे, या ये कहूँ ये जो एक्टर्स थे, ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ये एक्टर्स हैं जैसे कि आज के सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे ही ये पुराने एक्टर्स हैं। फिल्म में संगीत और नृत्य का महत्व बहुत बढ़ गया और गीत जनता की भावनाओं को जोड़ने का माध्यम बन गए, क्योंकि अब आते आते जो गीत है, नृत्य है, उसको भी
इम्पोर्टेंस देने लगे, फिल्मों में उन्हें जोड़ने लगे, जिसकी वजह से उनकी जो भागीदारी है वो भी बढ़ गई थी। अगर विशेषताएं की बात करें तो सिनेमा अधिक मनोरंजन प्रधान बन गया, लेकिन सामाजिक संदेश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यानी अब इस टाइम पे आते आते जो सिनेमा है वो मनोरंजन का साधन बन चुका था, लेकिन अभी भी जो सामाजिक संदेश है वो दिए जाते थे सिनेमा के माध्यम से, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए थे। जो थर्ड दौर है वो है हमारा 1970 से 1980 का दौर का दशक जो है। इसमें क्या है, एंग्री यंग मैन और राजनीतिक सामाजिक बदलावों का दौर। किस तरह से इसे एंग्री यंग मैन और सामाजिक राजनीतिक बदलावों का दौर कहा जाता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे 1970 के दशक में भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई, यानी एक तरह से देश में उथल पुथल आ गई थी। इन परिस्थितियों का असर फिल्मों पर भी पड़ा। इसी समय एंग्री यंग मैन की छवि उभरी, जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता था। यानी देखिए इस टाइम पे जो एक तरह से बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और राजनीतिक अस्थिरता है वो बढ़ गई, और इनका जो प्रभाव है वो फिल्मों पर भी पड़ा। तो फिल्मों में एक ऐसा युग आया, या ये कहूँ एक ऐसा समय आया जिसमें एंग्री यंग मैन की जो छवि थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार और जो एक तरह से बुराई है उसके खिलाफ लड़ता था। अमिताभ बच्चन इस युग के सबसे बड़े प्रतीक बने। यानी देखिए एंग्री यंग मैन का जो किरदार था वो अमिताभ बच्चन ने निभाया था, जो कि इस युग के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकारों में से एक बन गए थे। अगर प्रमुख फिल्मों की बात करें तो जंजीर हो गई, जो कि 1973 में आई थी, और दीवार की बात करें तो 1975 में आई थी। शोले जो कि 1975 में आई थी। त्रिशूल जो कि 1978 में आई थी। डॉन जो कि 1978 में आई थी। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने ये कौन कौन सी मूवीज़ देखी हैं, क्योंकि देखिए अब आपने भी हो सकता है ये सारी मूवीज़ देखी हैं और नहीं भी। जैसे कि शोले हो गया, क्योंकि शोले बहुत ज़्यादा फेमस है, जंजीर हो गया, दीवार हो गया, ये जो फिल्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपने ये देखी हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन फिल्मों में सामाजिक न्याय, असमानता और संघर्ष की झलक मिलती है, क्योंकि यहाँ असमानता और जो सामाजिक न्याय है उसको दिखाया गया था। साथ ही इस दौर में मसाला फिल्मों का चलन शुरू हुआ, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और संगीत सब शामिल था। यानी अब जो मसाला फिल्म है, जो कि आज की फिल्म्स हैं, वो शुरू होने लगी, जहाँ पर संगीत भी होता था, ड्रामा भी होता था, एक्शन भी होता था और प्रेम भी होता था। अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे सिनेमा ने आम आदमी के गुस्से और निराशा को व्यक्त किया। जो भी आम आदमी की एक तरह से गुस्सा थी, निराशा थी, वो सभी प्रकट की थी। 1980 और 1990 के दशक की बात करें तो व्यावसायिक और मनोरंजन का युग ये रहा। किस तरह से व्यावसायिक और मनोरंजन का युग था? 1980 के दशक तक हिंदी सिनेमा पूरी तरह व्यावसायिक रूप ले चुकी थी। यानी अब ये जो हिंदी सिनेमा थी ये व्यवसाय बन गई थी। फिल्मों में कहानी से अधिक संगीत, नृत्य और ग्लैमर पर ध्यान दिया जाने लगा, ताकि फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ना कि उनके मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि उसे फेमस करने के लिए चलने लगी। इस दौर में मसाला एंटरटेनमेंट की भरमार थी। हम आपके हैं कौन, यानी देखिए ये जो है अब यहाँ कोई भी एक तरह से सामाजिक, राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं रहा, बस मसाला या फिर एंटरटेनमेंट का ही मुद्दा रह चुका था। जैसे कि ये फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, तेजाब हो गया, कर्म हो गया, कयामत से कयामत तक हो गया, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लोकप्रिय हुई। यानी आपने भी देखी ये जो फिल्म है हम आपके हैं कौन और मिस्टर इंडिया, हो सकता है आपने भी देखी हो। हम आपके हैं कौन ये तो बहुत ही फेमस मूवी में से एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और सलमान खान जैसे कलाकारों ने इस युग को नई पहचान दी। देखिए ये सारे ही एक्टर्स जो हैं इतने पुराने हैं और इन्होंने ही इस युग को एक तरह से पहचान दी थी। हालांकि इस समय कुछ सार्थक फिल्में भी बनी, जैसे अर्थ जो कि 1982 में बनी थी, आक्रोश जो कि 1980 में बनी थी, मिर्च मसाला जो कि 1987 में बनी थी, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। यानी कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो सामाजिक मुद्दों को लेकर चल रही थी, जो कि ये थी, ठीक है। इस दौर में मीडिया और टेलीविज़न के आने से सिनेमा को नई
प्रतिस्पर्धा मिली, क्योंकि इस दौर में जो मीडिया है और जो टेलीविज़न है वो भी आ गया, जिसकी वजह से एक तरह से सिनेमा को कंपटीशन देखने को मिल गया। ठीक है, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो सिनेमा अधिक व्यापारिक हुई, लेकिन समांतर सिनेमा ने यथार्थवादी फिल्मों को बनाए रखा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो समांतर सिनेमा है उसने फिर भी यथार्थवाद को बनाए रखा। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे 1947 से 1990 तक हिंदी सिनेमा ने समाज, राजनीतिक और सांस्कृतिक के हर पहलू को दर्शाया। शुरुआती दशकों में जहां सिनेमा ने देशभक्ति और समाज सुधार को आदेश दिया, वहीं बाद में संघर्ष में यह मनोरंजन और व्यवहारिकता की और भी बढ़ गया, क्योंकि देखिए अब ये मनोरंजन और व्यवहारिकता की ओर बढ़ रहा था। पहले तो ये देशभक्ति के लिए शुरू हुआ था, बट ये बाद में जाके मनोरंजन का साधन बन गया था। इस पूरी काल में सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, हम ये भी नहीं कह सकते पूरे काल में मनोरंजन ही किया, बल्कि ये भारतीय समाज का आईना भी बन गया, जिसने जनता की भावनाएं, संघर्ष, सपनों को पर्दे पर जीवित किया। क्योंकि देखिए जो भारतीय भावनाएं हैं, संघर्ष हैं, उन्हें भी दिखाता था भारतीय सिनेमा। हिंदी सिनेमा ने इस अवधि में न केवल भारतीय संस्कृति को एकजुट किया, बल्कि भारत की पहचान को विश्व स्तर पर भी स्थापित किया। यानी देखिए ये जो है इसने सिर्फ जो भारतीय हैं, भारत की संस्कृति है, उसे एकजुट ही नहीं किया, बल्कि जो भारत की पहचान है उसे विश्व भर में भी दिखाया। क्योंकि देखिए जो सिनेमा होती हैं वो विश्व भर में देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब भारत में डिजिटल मीडिया की बढ़ती प्रमुखता के संदर्भ में साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो भारत में डिजिटल मीडिया है इसकी जो प्रमुखता बढ़ रही है, इसकी वजह से जो साइबर सुरक्षा है या साइबर खतरा है वो किस तरह से है, ये आपको चर्चा करनी है। चलिए इसका आंसर देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 21वीं सदी में भारत में डिजिटल मीडिया का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे कि अभी भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ये एक तरह से डिजिटल ही तो है। आज समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और संचार सब कुछ मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। क्योंकि देखिए आप भी शिक्षा ले रहे हैं, समाचार भी सुनते हैं, मनोरंजन भी देखते हैं, रील्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डिजिटली हो जाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूचना को सुलभ और लोकतांत्रिक बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर चिंताएं भी सामने आती हैं। यानी देखिए इसने जो है सारी चीज़ों को सुलभ यानी आसान तो बनाया है, लेकिन उसके साथ में कुछ एक तरह से गंभीर जो समस्याएं हैं या चिंताएं हैं वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें अब हम देखेंगे डेटा चोरी और निजता का खतरा किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे डिजिटल मीडिया के उपयोग से लोगों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे फ़ोटो, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर और लोकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहती है। हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर जलसाइज के मामले बढ़ रहे हैं। इससे निजता और सुरक्षा दोनों पर खतरा पैदा होता है। यानी देखिए हमारी सारी चीज़ें क्या हैं, ऑनलाइन है, जिसकी वजह से जो फ़ोटो होते हैं, जो बैंक डिटेल्स होती हैं, मोबाइल नंबर होता है या फिर हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो शेयर हो जाती हैं। जिसकी वजह से हैकर्स क्या करते हैं, मोबाइल या फिर हमारा डाटा हैक करके जो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं और जो सुरक्षा वाली चीज़ें हैं, यानी हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको चुरा लेते हैं, जिससे हमें असुरक्षा महसूस हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फेक न्यूज़ और गलत सूचना का प्रसार किस तरह से। फेक न्यूज़ और जो गलत सूचना है वो भी एक तरह से खतरा है। डिजिटल मीडिया पर सूचना बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन कई बार झूठी या भ्रामक खबरें भी वायरल हो जाती हैं, जिससे समाज में अफवाह, नफरत और अस्थिरता फैलती है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को भी नुकसान होता है। यानी देखिए अब सारी चीज़ें इसीलिए बोली जाती हैं कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी देख रहे हैं वो ट्रू ही होगा, बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको खुद पहले उसके ऊपर से सर्च करनी चाहिए, 2-3 जगह चेक करना चाहिए, तब आप किसी चीज़ के ऊपर बिलीव कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए आजकल ऐसा ही होता है, लोग व्यूज़ पाने के लिए, लोगों की अटेंशन पाने के लिए, खुद फेमस होने के लिए कुछ भी कर देते हैं, झूठ बातें बोलते हैं, झूठ
फेक चीज़ें क्रिएट करते हैं या फिर फेक ही पूरा बैकग्राउंड बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साइबर अपराधों में वृद्धि किस तरह से। ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी, ईमेल हैकिंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। महिलाओं और युवा साइबर उत्पीड़न के प्रमुख शिकार हो जाते हैं। यानी देखिए अब क्या होता है, एक तरह से जो पहचान होती है, देखिए ऑनलाइन सारी चीज़ों की ठगिंग होती है, यहाँ तक कि पहचान की भी चोरी हो जाती है। पहचान की किस तरह से, फेक आईडी किसी के भी नाम से बनाकर उसका यूज़ होता है। और फेक आईडी नहीं बना रहे तो अगर पासवर्ड मिल जाए तो हम उसकी आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे इंसान को पता हो या ना पता हो। तो हम ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं। और इनके जो शिकार होते हैं वो या तो युवा बनते हैं, यानी जो बिल्कुल जवान लोग हैं, या फिर एक तरह से महिलाएं जो हैं वो शिकार बन जाती हैं। और बुज़ुर्ग भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो लोग भी ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें फंस जाते हैं। अगर हम पहचान चोरी की बात करें तो अगर कोई भी इंस्टा आईडी का आपकी पासवर्ड भी ले ले, तो वो फिर वो कितने भी लोग चला लें, किस नाम से चलेगा? आपके नाम से वो इंस्टा चलेगा। बट कितने लोग चला रहे हैं, या फिर वो कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। तो एक तरह से ये पहचान की चोरी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा किस तरह से। डिजिटल नेटवर्क के बढ़ते उपयोग से देश की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता है। विदेशी हैकर भारत की सरकारी वेबसाइटों और डाटा सिस्टम पर हमले करते हैं, जिससे गोपनीय सूचना लीक होने की संभावना रहती है। यानी जो एक तरह से हमारी गोपनीय सूचना होती है, जो गुप्त सूचना होती है, वो भी चुरा ली जाती है हैकर्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिजिटल निर्भरता और सामाजिक प्रभाव किस तरह से। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भरता से समाज में मानसिक तनाव, गलत सूचना पर विश्वास, यानी मानसिक तनाव हो जाता है, गलत सूचना पर विश्वास हो जाता है, और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं आपको सामाजिक विभाजन जैसी जो समस्या है इसका एग्जाम्पल लूँ तो आप हिंदू मुस्लिम देख सकते हैं, जो कि अगर आम जनता से पूछोगे तो ना हिंदू लड़ाई करना चाहता है ना मुस्लिम चाहता है। तो ये जो एक तरह से गलत चीज़ें हैं या जो भेदभाव वाली चीज़ें हैं वो मिड वाले लोग कर जाते हैं। ठीक है, तो या ये कहूँ जो एक तरह से हिंसा फैलाने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गलत फहमियाँ हैं वो पैदा हो जाती हैं। अगर सरकारी प्रयास की बात करें तो भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए, यानी भारत सरकार भी साइबर सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। जैसे कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो कि 2013 में आई थी। ठीक है, और आईटी अधिनियम 2002 में आया था। उनका उद्देश्य है ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा, उपकरणों की रोकथाम और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी जो नागरिक हैं उनकी डिजिटल सुरक्षा निर्धारित करना और ऑनलाइन जो डेटा है उसकी भी सुरक्षा करना, ये सभी इन्हीं के अंडर आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे डिजिटल मीडिया ने भारत को सूचना क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। यानी साइबर सुरक्षा भी कम चुनौती नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि नागरिक, मीडिया संस्थान और सरकार सभी मिलकर जागरूकता, नियमों और तकनीकी सुरक्षा के माध्यम से एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करें, ताकि कोई भी व्यक्ति डिजिटल चीज़ें यूज़ करने से पहले सोचे या फिर डरे नहीं, या फिर किसी का भी जो डाटा है वो लीक ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य फिल्मों से लेकर आज के उद्योग तक भारतीय सिनेमा की यात्रा का पता लगाइए। यानी देखिए जो मुख्य फिल्में हैं, यानी स्टार्टिंग की फिल्में हैं, और जो आज की उद्योग फिल्में हैं, यहाँ तक आने में जो भारतीय सिनेमा की यात्रा है, जो यात्रा काल रहा, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। किस तरह से हम लिखेंगे, शुरुआत जो हुई थी वो 1913 से हुई थी, मूक फिल्म से। यानी ऐसी फिल्म जिसमें आवाज़ें नहीं थी, जिसमें बातचीत नहीं थी, वो हमारी मूक फिल्म से स्टार्टिंग हुई थी। इसमें आप लिखेंगे भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में दादा साहेब फाल्के की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से हुई थी। यानी दादा साहेब फाल्के ने पहली मूक फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनाई थी। इसी से स्टार्टिंग हो जाती है। इन फिल्मों में आवाज़ नहीं होती थी, कहानी इशारों और अभिनय से दिखाई जाती थी। यानी इस टाइम पे जो एक तरह से आवाज़ है, वॉइस है, वो अवेलेबल नहीं थी। सारी स्टोरी इशारों से या फिर अभिनय यानी एक्टिंग से दिखाई जाती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फिल्म
धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित होती थी। इसी वजह से जो ऑडियंस है वो इजीली समझ पाती थी आखिर फ़िल्म जो है वो किस बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बोलती फ़िल्मों का दौर, जो कि 1931 से आया। यानी 1931 से पहले कोई भी बोलती फ़िल्म नहीं होती थी। 1931 में आलम आरा भारत की पहली बोलती फ़िल्म बनी। ये आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है कि भारत की पहली बोलती फ़िल्म कौन सी थी, आलम आरा थी, जो कि 1931 में आई थी। इसके साथ ही सिनेमा में आवाज़, संगीत और संवादों का प्रवेश हुआ। यानी ये इस फ़िल्म ये जो आई थी, इस फ़िल्म में ही जो आवाज़ें थीं, संगीत यानी जो एक तरह से सॉन्ग्स होते हैं वो, और जो संवाद यानी बातचीत होती है, उसका एक तरह से प्रवेश हो गया। इस दौर में गाने और संगीत फ़िल्मों का मुख्य आकर्षण बने। यानी इस दौर में जो गाने हैं या ये कहूँ संगीत जो फ़िल्में होती थी, ऐसी फ़िल्में जिनमें गाने होते थे, वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गई थी। अब हम देखेंगे स्वर्ण युग, जो कि 1940 से 1960 तक रहा था। इस दशक में क्या हुआ, इस समय को भारतीय सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है। क्यों इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे। राज कपूर, विमल रॉय, गुरुदत्त जैसे निर्देशकों ने समाज, प्रेम और गरीबी पर आधारित फिल्में बनाई। यानी ऐसे लोग थे, या ये कहूँ ये ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज के ऊपर, प्रेम के ऊपर, गरीबी के ऊपर ये आधार बनाकर इनके ऊपर फ़िल्म बनाई थी, समाज को ये सारी चीज़ें बताई थी। इसी वजह से इसे एक तरह से गोल्डन एरा या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। इस युग में मदर इंडिया, प्यास, आवारा जैसी यादगार फ़िल्में बनी। यानी यही ऐसा युग था जिसमें जो मदर इंडिया है, प्यासा है या फिर आवारा है, ऐसी फ़िल्में बनी थी। मदर इंडिया के बारे में तो आपने भी सुना होगा, बहुत फेमस मूवी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्शन और सामाजिक सिनेमा, जो कि 1970 से 80 का दौर था। इसमें क्या हुआ, इस दौर में एंग्री यंग मैन की छवि उभरी, जिसने अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध किया। यानी जब ये युग आया तो एंग्री यंग मैन जो थे उनकी जो छवि है एक तरह से उभरी, और एंग्री यंग मैन कौन बनते थे, अमिताभ बच्चन थे। तो एक तरह से अमिताभ बच्चन जो है इस युग में आके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। फिल्मों में भ्रष्टाचार, अन्याय और समस्याओं को दिखाया गया है। यानी जो भ्रष्टाचार होता था, अन्याय होता था, सामाजिक समस्याएं थी, अब जो फिल्में थी वो उनका मुख्य केंद्र बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मसाला और व्यावसायिक सिनेमा का चलन बढ़ा। यानी जो मसाला और व्यावसायिक फिल्में थीं अब वो बढ़ने लगीं। अब हम देखेंगे उदारीकरण का दौर। उदारीकरण का दौर किस तरह से, 1990 से 2000 किस तरह से ये उदारीकरण का दौर आया। आर्थिक उदारीकरण के बाद से फिल्मों में आधुनिकता और ग्लैमर बढ़ गया। यानी यानी आर्थिक उदारीकरण के बाद जो फिल्में थी, इसमें जो आधुनिकता है यानी नई नई तकनीक है और जो ग्लैमर है उसका यूज़ होने लगा। यानी अब जो है फिल्मों को एक तरह से प्रसिद्ध करने के लिए या फेमस करने के लिए ग्लैमर का यूज़ होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे सितारों ने रोमांटिक फिल्मों को नई पहचान दी। यानी ये सारे जो एक्टर्स हैं इन्होंने रोमांटिक फिल्में बनानी शुरू करी, जिसकी वजह से जो फिल्मों का दौर था वो और ज़्यादा बढ़ गया, या फिल्मों का एक क्रेज़ जो था वो बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तकनीकी सुधारों से फिल्मों की गुणवत्ता और प्रस्तुति बेहतर हुई। यानी अब आकर जो तकनीकी सुधार थे, जो टेक्निकल ग्लिच होते थे उनको भी सुधारा गया, ताकि क्वालिटी अच्छी आ सके, दर्शक उनको देख के अटैच कर पाएँ। इस तरह से क्वालिटी पर ध्यान दिया गया। अगर हम आधुनिक युग यानी 2000 से और इसके बाद तक के युग युग की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे डिजिटल तकनीक और ओटीटी प्लेटफॉर्म का विकास हुआ। यानी जो डिजिटल तकनीक है और ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनका विकास हुआ, जैसे कि अमेज़न हो गया, ये सारे जो हॉटस्टार हैं, ये सारे जो हैं ये हमारे एक तरह से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये होते हैं। तो इनका जो एक तरह से विकास है वो भी हो गया, जिसने और ज़्यादा लोगों को जोड़ने, इंगेज करने में हेल्प की। फ़िल्मों की तरफ आकर्षित करने के लिए, फ़िल्मों से जुड़ने के लिए एक तरह से इन्होंने हेल्प की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ़िल्मों का विषय विविध हुआ, समाज, राजनीतिक, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण आदि। यानी अब जो फ़िल्मों के विषय होते थे वो विविध हो गए, यानी अलग अलग हो गए, जैसे कि समाज हो गया, राजनीति हो गई, क्योंकि राजनीति के ऊपर भी मूवीज़ बनती हैं, महिला सशक्तिकरण हो गया यानी महिलाओं के ऊपर फिल्में बनती हैं,
पर्यावरण हो गया, ये सारी जो मूवीज़ हैं ये बनने लगीं। अगर आपको किसी का भी एग्ज़ाम्पल आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम समाज की या धर्म की बात करें तो पीके मूवी लिख सकते हैं, और अगर महिलाओं की बात करें तो छपाक या फिर ऐसी कोई मूवी लिख सकते हैं जिसमें महिलाओं के बारे में बताया जाता है। तो आप भी मुझे बताना कौन-कौन सी मूवी हैं जिन्हें जो आप जानते हैं और जो इसकी क्राइटेरिया में बैठती हैं, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्षेत्रीय सिनेमा। तमिल, तेलुगु, मराठी आदि को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। यानी अब जो क्षेत्रीय भाषाएँ थी उनमें भी सिनेमा बनने लगी, जिसकी वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल पाई। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिखेंगे राजा हरिश्चंद्र की मूक फ़िल्म से लेकर आज के डिजिटल सिनेमा तक भारतीय सिनेमा ने लंबी यात्रा तय की। किस तरह से लंबी यात्रा की तय की थी भारतीय सिनेमा ने, ये अभी हमने पूरा देख लिया है। यह यात्रा केवल तकनीकी प्रगति की नहीं बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति और विचारों के विकास की कहानी भी थी। यानी ये सिर्फ हमारे एक तरह से तकनीकी प्रगति को ही नहीं दिखाता, बल्कि जो हमारी समाज है, संस्कृति है, उनके जो विचार हैं, उन सभी की कहानी को दिखाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंसरशिप ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित किया। यानी जो सेंसरशिप लगाई गई थी भारत में, उसने भारत की जो प्रेस है उसकी जो स्वतंत्रता है उसको कैसे प्रभावित किया, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर हम बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे प्रेस, पत्रकारिता। यानी देखिए प्रेस को ही क्या बोलते हैं, पत्रकारिता बोलते हैं। समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है। समाज का चौथा स्तंभ ही हमारा क्या है, प्रेस होती है, जो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। यही तो काम करती है प्रेस, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का। लेकिन जब सरकार या शासन प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाती है उसे सेंसरशिप कहा जाता है। यानी ऐसा कानून या ऐसा नियंत्रण जो प्रेस पर लगाया जाए कि प्रेस किसी भी चीज़ या किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बातें पूछ नहीं सकती, तो वो क्या कहलाता है, सेंसरशिप कहा जाता है। यानी जब प्रेस पर कानून लगाया जाता है तो उस कानून को क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे भारत में सेंसरशिप का इतिहास औपनिवेशिक काल से शुरू हुआ और आज तक विभिन्न रूपों में जारी है। यानी इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो औपनिवेशिक काल में ही हुई थी। प्रेस पर पहली बार जो सेंसरशिप या ये कहूँ कानून लगाया गया था वो औपनिवेशिक काल में ही लगा था, और वो आज तक भी कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सरकार लगा ही देती है। अब हम देखेंगे औपनिवेशिक काल में सेंसरशिप। अगर हम औपनिवेशिक काल की सेंसरशिप की बात करें तो किस तरह से औपनिवेशिक काल में सेंसरशिप लगी थी, तो इसमें आप लिखेंगे ब्रिटिश शासन ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कानून बनाए थे। यानी जो भारतीय प्रेस थी उसको नियंत्रित करने के लिए, ताकि भारतीय प्रेस कुछ भी उल्टा सीधा या अंग्रेज़ों के खिलाफ ना छापे, उसके लिए सेंसरशिप लगाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस पर पहला सेंसरशिप कानून लगाया, जिसके तहत हर छपने वाली सामग्री को पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी जो सबसे पहले सेंसरशिप लगाई गई थी वो 1799 में लगाई गई थी लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ठीक है, इसमें क्या था कि अगर कुछ भी छप रहा है तो उसे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर सरकार अनुमति दे दी थी तभी वो चीज़ छप सकती थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा के अखबारों को दबाने के लिए किया गया था। यानी ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये भारत के जो भाषाई अखबार थे उनको दबाने के लिए किया गया था, ताकि वह अंग्रेज़ी शासन की आलोचना ना कर सके, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो जो भारतीय भाषाएं थी वो आती नहीं थी। इसी वजह से जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें भारतीयों ने एक तरह से अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया था। तो इनका दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसने भारतीय पत्रकारों की आवाज़ को काफ़ी हद तक सीमित कर दिया था। यानी ये एक तरह से इफ़ेक्टिव भी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसकी भूमिका रही। तो इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने अपनी अखबारों से ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। यानी जो गांधी जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे, इन्होंने जो इनकी नीतियाँ थीं या फिर जो भी चीज़ें थी उन्होंने अखबारों के
के साथ ये कहूँ अखबारों से अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर और सख्त नियंत्रण लगाए, जिससे अखबार बंद करना, संपादकों को जेल भेजना आदि। यानी इसी की वजह से, क्योंकि अब जो एक तरह से लोग थे, या ये कहूँ जैसे गांधी जी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये सारे नेता अखबारों का यूज़ कर रहे थे अपने विचारों को बताने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अखबारों पर ही एक तरह से उनकी जो संख्या थी उन पर नियंत्रण पा लिया, अखबार को बंद कर दिया, या फिर जो संपादक थे उन्हें जेल भेजना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद की सेंसरशिप। यानी जब स्वतंत्रता हम लोगों ने प्राप्त कर ली, हम लोग स्वतंत्र हो गए, तो उसके बाद कौन सी सेंसरशिप रहेगी या किस तरह से सेंसरशिप होती है। तो इसमें आप लिखेंगे संविधान ने प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A या 19(1) के तहत संरक्षित किया। यानी जो भारत है उसमें भी सेंसरशिप का अधिकार है हमारे संविधान में, लेकिन उसको किस में रखा गया है, 19A या 19(1) में रखा गया है। ठीक है, लेकिन सरकार ने कुछ सीमाएं भी रखी, जैसे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के नाम पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। यानी अब सेंसरशिप है हमारे देश में कि हाँ, सरकार चाहे तो सेंसरशिप लगा सकती है, पर उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ऐसा नहीं है सरकार का मन है तो सेंसरशिप लगा दी, नहीं। अगर राज्य की सुरक्षा की बात है तो सेंसरशिप लग सकती है, सार्वजनिक व्यवस्था की बात है तो सेंसरशिप लग सकती है, या फिर नैतिकता की बात है, या फिर एक तरह से सेंसरशिप तब लगाई जा सकती है अगर युद्ध वगैरह, या ये कहूँ जो दंगे फसाद हो जाते हैं उनको रोकने के लिए भी सेंसरशिप लगती है। अगर मैं लास्ट सेंसरशिप की बात करूँ तो आपको याद होगा 2020 में दंगे हुए थे, दिल्ली में दंगे हुए थे, तो उस टाइम पे सेंसरशिप का यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1975 से 17 के आपातकाल के दौरान प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लागू की गई थी। यानी इस टाइम पे भी जो है सेंसरशिप का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरकार ने खबरें प्रकाशित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ा। यानी सरकार ने क्या कहा कि कोई भी खबर तुम्हें प्रकाशित करनी है तो पहले हमसे पूछना होगा, तभी तुम वो जो खबर होगी उसे प्रकाशित कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक समय में सेंसरशिप किस तरह से, आज सेंसरशिप के नए रूप सामने आए, जैसे डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण, सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी, और फिल्म या समाचार चैनलों की सामग्री पर पाबंदी। यही आज की सेंसरशिप है, क्योंकि अब अखबारों या फिर टीवियों पर सेंसरशिप नहीं होती, बल्कि हमारी जो डिजिटल मीडिया है उस पर नियंत्रण होता है, सोशल मीडिया की पोस्टों पर उन पर निगरानी होती है, फिल्मों पर, समाचारों पर, यही सारी हमारी सेंसरशिप होती है। अगर मैं आपको ईजी वे में बताऊँ तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस पे भी सेंसरशिप, अगर मैं कुछ भी वल्गर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ बोल दूँगी जो हमारे समाज के लिए बुरी है, तो ये बैन हो जाएगी। वो बैन क्यों होगी, क्योंकि इस पर सेंसरशिप लग जाएगी। इसी वजह से सारी चीज़ें यहाँ भी, अगर आप इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पर भी सारी चीज़ें चेक होती हैं, फिर उसके बाद में आपके सामने दिखाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि प्रेस को आज अधिक स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार और कॉपरेटिव दबाव के कारण आत्म सेंसरशिप बढ़ रही है। यानी देखिए, आज के टाइम पे हम कह सकते हैं अधिक स्वतंत्रता है प्रेस के पास, लेकिन जो सरकार है और कॉपरेटिव दबाव है उसकी वजह से जो आत्म सेंसरशिप है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि इंसान खुद ही डरता है कुछ भी कहने से पहले, वरना उसको ट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सेंसरशिप ने हमेशा प्रेस की आवाज़ को सीमित किया है, चाहे वह औपनिवेशिक दौर हो या स्वतंत्र भारत का समय। ये हम देख चुके हैं, क्योंकि सेंसरशिप क्या काम करती है, जो प्रेस है उसकी आवाज़ को कम करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रेस किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। यानी अगर स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रेस ना हो तो उस लोकतंत्र की रीढ़ जो है वो कमज़ोर ही रहती है, क्योंकि स्वतंत्र प्रेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे इसलिए ज़रूरी है कि प्रेस पर आनुवंशिक सेंसरशिप न लगाई जाए और उसे जनता की सच्ची आवाज़ बनने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए, तभी तो जो प्रेस है वो सही चीज़ें जनता तक पहुंचाई पाएगी। इसी वजह से उसे सेंसरशिप से मुक्ति की आवश्यकता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड यहाँ आपकी जो फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर कहीं डाउट या कहीं कन्फ्यूजन हो किसी में भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ आप उन्हें देख पाएँ। एंड अगर आपको
अपने किसी पर्सनली सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल पे भी बता सकते हैं। एंड अगर आपको इनके नोट्स चाहिए या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम DU एजुकेशन क्लब है एंड ग्रुप का भी नाम DU एजुकेशन क्लब है। अब देखिए, अगर ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको नोट चाहिए तो आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना होगा, ठीक है। एंड आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। एंड अगर कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वो आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में आपको एक मर्ज वीडियो भी मिल जाएगी जो आपको एक तरह से क्विक रिवीजन में हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम से पहले, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। अगर कोई और डाउट या और कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये भी बता सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड जिस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।